सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन। और आज हमारा 8th लेक्चर है इस चैप्टर का। तो लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। अब हम फर्दर बात करते हैं कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसमें से सबसे पहली है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, आपको पता है कि उसकी वाइब्रेशन हर प्लेन में इक्वल होती है। एक बल्ब जला हुआ, एक ट्यूब जली हुई है, तो वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में जा रही है, हर साइड को जो है वो स्प्रेड हो रही है। तो ऐसी लाइट को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जब उसमें से पास करते हैं तो जो सारी वाइब्रेशन है ना, वो एक ही प्लेन में आ जाती है। तो सच लाइट और सच रेडिएशन हैविंग वाइब्रेशन इन अ सिंगल प्लेन इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम एब्रीवेट करेंगे आगे PPL। सो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म, देन द वाइब्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट आर reduced to a single plane, and such light having vibration in a single plane is known as plane polarized light. Now तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड है जी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड एक्टिव कंपाउंड, दो बातें समझने वाले हैं हम। नाउ ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? लाइट। फिजिक्स में आता है आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। तो यहां पे भी कुछ उसी से ही कनेक्शन है। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है कि जब हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया एक इंस्ट्रूमेंट में जिसमें हमने कोई सॉल्यूशन लिया, यहां पे कोई ना कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है इसके अंदर, और जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने ये सॉल्यूशन लिया उसको बोलते हैं पोलैरिमीटर। आप ऐसा समझिएगा कि जो पोलैरिमीटर की ट्यूब होती है लगभग मार्कर जैसी होती है, यहां पे लेंस लगे होते हैं, यहां पे लेंस लगे होते हैं, और अंदर हम उसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का जिसका भी हमने सॉल्यूशन बनाया, हमने उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया। तो क्या होता है? तो दो बातें होती है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इस सॉल्यूशन में से पास हुआ और उसके प्लेन में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी पहले भी जो इसका लाइट का प्लेन था इस डायरेक्शन में था, और जब इसमें से पास होके उधर आया, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl ले लिया, यूरिया ले लिया। तो ऐसे कंपाउंड, so those compound which do not rotate the plane of polarized light are known as optically inactive compound। मतलब कोई एक्शन नहीं शो किया उन्होंने। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है पोलैरिमीटर, मैंने यहां पे लिखा भी है कि व्हाट इज पोलैरिमीटर? इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये बताएगा कि एंगल, कितने एंगल से लाइट रोटेट हुई, अगर हुई तो उसको मेजर करके बताएगा पोलैरिमीटर। तो इस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर हमने वो सॉल्यूशन डाला। तो अगर लाइट के प्लेन में कोई चेंजेस नहीं आया, दैट मींस कि जो कंपाउंड हमने इसके अंदर लिया था दैट वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ थर्ड इज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब हमने क्या किया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हमने अगेन पोलैरिमीटर के ट्यूब में से पास किया, यहां पे उसका सॉल्यूशन बनाया और प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से पास की, तो ये जो ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन में शो किया गया दैट इज द ओरिजिनल प्लेन ऑफ लाइट। अब दो बातें होती है, या तो वो लाइट को रोटेट करेगा इस तरफ को, राइट हैंड साइड की तरफ को, या वो रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को। जितने एंगल से रोटेट करेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। सो व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। So what are optical active compound which rotate the plane of polarized light? और समटाइम हम इसको पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि ये जो यहां पे कंपाउंड है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन हुए? जिसने लाइट के प्लेन को रोटेट किया कुछ एंगल से, और उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये भी दो तरह का होता है आगे, क्योंकि लाइट को रोटेट किया तो या तो राइट हैंड साइड की तरफ को रोटेट किया या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को रोटेट किया। तो दो तरह के हो गए फिर जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
नंबर 1, एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम प्लस और डी से डिनोट करते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन हो गए कि विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट हैंड साइड, यानी जिसने लाइट को इस तरफ को रोटेट किया, जो ब्लू पेन से शो किए, राइट हैंड साइड की तरफ को जिसने रोटेट किया। और दूसरा है हमारे पास लेवो रोटेटरी, LAEVO, लेवो रोटेटरी, इसको हम माइनस और L से डिनोट करते हैं उसके नाम के आगे। सो विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, उनको बोलेंगे हम लेवो रोटेटरी। तो आपने यहां पे एक बात याद रखनी कि यहां पे जो प्लस और माइनस, दे हैज नथिंग टू डू विद चार्ज, ये सिर्फ रोटेशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए बताया गया कि लाइट किस तरफ को रोटेट हुई, लेफ्ट की तरफ को रोटेट हुई या राइट साइड की तरफ को रोटेट हुई। और आइदर वी राइट स्मॉल d और L, स्मॉल लिखने, कैपिटल नहीं लिखने, क्योंकि कैपिटल का मतलब कुछ और होता है। तो ऐसे कंपाउंड को बोला हमने ऑप्टिकली एक्टिव। और एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिखे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए, बाकी आने वाले टाइम में हम और एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, दूसरी बात हमने पढ़ा ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तीसरी टर्म पे आते हैं हम, 3 टर्म होगी रादर, 4th टर्म पे आते हैं। 4th टर्म पे जो है हमारे पास, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सो सच D and L फॉर्म, जो ऊपर अभी हमने लिखा डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी, सच D and L फॉर्म ऑफ एन आइसोमर। जो डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म होती है, जो एक राइट की तरफ रोटेट करा, एक लेफ्ट की तरफ रोटेट, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनको नाम दिया जाता है। सो 4 टर्म हमारी होगी। आई होप यहां तक हमारा बिल्कुल स्मूथली चल रहा है टर्म सारी। तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 तरह के हो गए हमारे पास, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी वाले आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है जी और रेसिमिक मिक्सचर। 5th टर्म पे आ गए हम। रेसिमिक मिक्सचर, इसको हम डिनोट करते हैं DL और आल्सो डिनोटेड एज प्लस माइनस। सो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, so it is equimolar mixture of D and L, मतलब जिसमें 50-50 हो, 50% D और 50% L, उसको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। एंड आपने एक बात याद रखना, द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इंटू अनदर, यानी वन ऑप्टिकल आइसोमर इंटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इंटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? जिसमें इक्विमोलर D और L होगा 50-50, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। और यहां पे हमने एक बात याद रखनी कि इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज द एंगल ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय वन पार्ट इज इक्वली बैलेंस्ड और न्यूट्रलाइज्ड बाय द अदर पार्ट। यानी अगर जो डेक्स्ट्रो वाले ने था एंगल को रोटेट किया इस पार्ट से, इतने एंगल से रोटेट किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो लेवो क्या करेगा? उसको दूसरी तरफ को रोटेट करेगा। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहां रहेगी? वो वहीं की वहीं रहेगी। मतलब जितना एक पार्ट ने एंगल को घुमाया था, दूसरा पार्ट उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा। तो कुल मिलाकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट वहीं की वहीं रही जहां वो इनिशियली थी। तो लाइट क्योंकि रोटेट नहीं, तो हम इसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऐसे कंपाउंड
जो लाइट को रोटेट नहीं करते उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हम कहते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, जो फिफ्थ टर्म है हमारी, दैट इज कायरल एंड अकायरल। पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कायरल एंड अकायरल। तो कायरल का मतलब होता है असिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल, असिमेट्रिक, और अकायरल होता है सिमेट्रिक। तो जैसे हमने सपोज कि ये एक बीकर है मेरे पास, अगर ये हमने इसको मिरर में देखा, ये बीच में मिरर लगा हुआ है, ठीक है जी, तो ये हमारे को कैसे नजर आएगा? ये मिरर ऐसा ही नजर आएगा हमारे को एग्जैक्टली सेम। अगर हमने ये अल्फाबेट एच है, इसको हमने मिरर में देखा, ये मिरर है हमारे पास, तो ये एच ही नजर आएगा हमारे पास। इन द सेम वे अगर आप आई को देखोगे मिरर में, तो ये भी हमारे पास ये मिरर लगा हुआ यहां पे, तो ये आई ही नजर आएगा। सो ऐसे ऑब्जेक्ट विच आर सुपरइम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट बैठे, मतलब सुपरइम्पोजिबल का मतलब कि ओवरलैप कर रहा है उसके ऊपर, फिट बैठ, और यहां से अगर आप इसको उठा के देखोगे, इसके ऊपर रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिट बैठ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं अकायरल। ठीक है, तो ये अल्फाबेट हो गया या ये हमारे पास बीकर हो गया। बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स या अल्फाबेट या कोई भी चीज जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट ना बैठे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कायरल। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं अल्फाबेट पी। ये बीच में यहां पे मिरर लगा हुआ जी, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको पता है कि ऐसे नजर आएगा ये। तो ऐसे कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट ना बैठते, मतलब विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे कायरल। ठीक है, दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, ठीक है, दिस इज माय राइट हैंड। अगर आप इसको मिरर में देखोगे ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे हैं, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। उनको क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं और कायरल। तो ये तो ऑब्जेक्ट्स की बात होगी। जब इसी कॉन्सेप्ट को आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक्सटेंड किया गया, तो ये पाया गया कि भी जो कोई लाइट को रोटेट कर पा रहा है या नहीं रोटेट कर पा रहा है, या वो ऑप्टिकल आइसोमर में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कायरल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये तो हम पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन अ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन विच इज आल्सो नोन एज असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोसेंट्रिक भी बोलते हैं, स्टीरियोसेंटर। सो ऐसा मॉलिक्यूल विच कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन इज सेड टू बी कायरल मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज दैट? तो कायरल कार्बन क्या होगा? विच इज ज्वाइंड बाय 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स, ज्वाइंड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। कायरल कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो कम से कम एक कायरल कार्बन। ठीक है, तो और दूसरा क्या होता है हमारे पास? अकायरल मॉलिक्यूल, अकायरल कार्बन या अकायरल मॉलिक्यूल जिसके अंदर विच इज नॉट ज्वाइंड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक ये है और एक मैंने ये ले लिया, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम कायरल। व्हाई इट इज कायरल? बिकॉज इट कंटेन अ कायरल कार्बन। इसको हम स्टार जैसे से बना देते हैं, एस्ट्रिक लिखते हैं इसको, तो ये कायरल होगा, बट इट इज अकायरल।
क्योंकि ये जो कार्बन है इसमें ये ग्रुप Cl है, Br है, बट ये दोनों तो सेम आ गए, पर डेफिनेशन क्या है, ज्वाइंड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, उन्हीं को बोला जाता है कायरल कार्बन, और ऐसे ही मॉलिक्यूल को बोला जाता है कायरल मॉलिक्यूल। और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसमें। तो मैंने यहां पे ले लिया जी एग्जांपल, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और एक ले लेता हूं मैं यहां पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। तो अगर हम देखें तो जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन में यहां से शुरू करते हैं, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम सेम है, तो ये कार्बन कायरल तो नहीं है। ये कार्बन में 2 एटम सेम है, तो ये कार्बन भी कायरल नहीं है। इस कार्बन में जो है 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी सेम कायरल नहीं हुआ। बट इफ वी लुक एट दिस कार्बन, इसमें एक तो लगा हुआ है CH3, दूसरा क्या लगा हुआ है Br, तीसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है H, और चौथा क्या लगा हुआ है C2H5। तो इस कार्बन में, इस कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। सो दिस इज नोन एज कायरल। और यहां पे क्या है, यहां पे 2 सेम आ गए H, यहां पे 2 सेम H आ गए, यहां पे 2 सेम H आ गए, और यहां पे ये आ गए, तो ये हो गया अकायरल हमारे पास। तो कायरल और अकायरल के बारे में बात की। अब आते हैं हम आगे 6th पॉइंट, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव शो करते हैं, उसका कारण क्या है। तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन यानी असिमेट्रिक कार्बन, एंड हेंस एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी of a structure on its mirror image. Presence of chiral carbon and hence non-superimposability of a structure on its mirror image is the cause of optical activity. Is the cause of optical activity. तो दैट इज द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कौन से कंपाउंड लाइट को रोटेट करेंगे, मतलब जिसमें कायरल कार्बन हो, और हेंस दैट स्ट्रक्चर शुड बी नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मींस ऑप्टिकल एक्टिव होंगे वो कंपाउंड। तो दिस इज द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने मिरर इमेज के ऊपर फिट बैठ रहा है, किस तरह से नहीं बैठ रहा है। तो हम 3D स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। लेट अस टेक तो देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ प्रोपेन 2 ओल है। हमने जो प्रोपेन 2 ओल था, अगर हम इसको देखें तो हमारे को पहले ही पता है कि इसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये 2 ग्रुप सेम आ गए। तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट बैठ जाएगा, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। देखिए ये प्रोपेन 2 ओल है, हमने इसको मिरर में देखा, ये इसकी मिरर इमेज आ गई बी, ठीक है। अब जब हम इसको अगर हम इसको 180 से रोटेट करेंगे तो फिर से जो सी आया, ये ए एंड सी, तो ए एंड सी जो क्या हो गया हमारे पास, दे आर सुपर इम्पोजिबल। तो जो चीज सुपर इम्पोजिबल होती है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो लाइट को रोटेट, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगी। अब दूसरा एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, एंड लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ब्यूटेन 2 ओल। एनसीईआरटी का ही हमने एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहां पे कायरल कार्बन हो गए, दिस इज ब्यूटेन 2 ओल। तो हमने थोड़ा सा चेंज करना है इसको, हल्का सा। तो ब्यूटेन 2 ओल मैं यहां पे लिख देता हूं C2H5। हमने इसको रोटेट किया, हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास C2H5 यहां पे आ गया। ये सपोज दिस इज D एंड दिस इज E।
तो इट इज मिरर इमेज ऑफ दिस। अगर हमने इसको फर्दर रोटेट किया चेक करने के लिए कि कहीं अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट तो नहीं बैठ रहा, कहीं उसके ऊपर ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, तो फिर से जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम क्या देखते हैं यहां पे, ये आ गया जी। तो ये और ये जो कंपाउंड है यानी DEF, सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ये। वाई? बिकॉज D एंड F या D एंड E दे आर नॉन सुपरइम्पोजिबल, दे आर नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये हमारी 6 टर्म्स हो गई। पहले हमने सबसे पहले कौन किया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीसरा ऑप्टिकली एक्टिव, फोर्थ किया हमने ऑप्टिकली आइसोमर्स, और फिफ्थ किया हमने रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन, और 6 टर्म हमने पढ़ा कि भाई जो व्हाट इज द कायरल एंड अकायरल, एंड द नेक्स्ट टर्म वाज कॉज ऑफ, 7th टर्म कर चुके हैं हम, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगले टर्म के ऊपर बात करते हैं, एंड दैट इज एनेंटियोमर, 8th टर्म। एनेंटियो, E-N enantiomers. So such optical isomers या stereoisomers, stereoisomers which are non superimposable mirror images, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस, उनको बोलते हैं हम एनेंटियोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दे आर नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऊपर हमने लिखा था D एंड E, तो जो मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, दोबारा आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो आप, तो उनको बोलते हैं हम एनेंटियोमर, जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट ना बैठते हो। तो दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उनकी जो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनकी सेम होगी। एंड दे डिफर, but they differ with respect to rotation about a rotation of plane polarized light. So they have same physical properties like melting point, boiling point, refractive index, and but they differ their rotation of plane polarized light. ठीक है, जो 1 वाला पार्ट है दे विल जो राइट साइड की तरफ को रोटेट करेगा, और जो सेकंड है, सेकंड मिरर इमेज है, वो लेफ्ट साइड की तरफ को रोटेट करेगा। और जैसे हम पहले कह चुके कि अगर इक्वल अमाउंट होगा दोनों तो उसको बोलेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एनेंटियोमर्स। तो एक डेक्स्ट्रो तो एक लेवोरोटेटरी इसमें हो जाएगा हमारे पास। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। तो हमने 8 टर्म जो है डिस्कस कर चुके हैं हम सो फार।
तो हमारे पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ जिसमें हमने क्या करना है कि आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल, ये दिया हुआ है। तो देखिए जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास पेयर बना के दिए और ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं वेज एंड डैश। +1 में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी हमारे हाइड्रोकार्बन वाले की, जीओसी की, सॉरी। तो अगर आप इस कार्बन को देखें, यहाँ पे दिस इज कार्बन, यहाँ पे एक Br लगा हुआ है, एक OH है, एक CH3 और एक H। तो ये टोटली क्या हो गया हमारे पास, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। तो इसको बोलते हैं हम कायरल। यहां पे क्या आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, ये और ये सेम आ गए। अगर दो सेम आ जाए तो वो होता है अकायरल। अगले वाले को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। देखो इसमें तो पहले ही 3 है, तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं होता। इसमें 2 H है, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे इसमें भी 2 H है। लेट अस थिंक ओवर दिस कार्बन। यहां पे एक OH लगा हुआ है, एक ये H है और एक ये CH3 है, और इसको हम पूरे को ही एक मान लेते हैं। दिस इज CH2 CH2 CH3, यानी C3H7 मान लेते हैं हम इसको। तो ये कार्बन कैसे हो गया हमारे पास, ये कार्बन हो गया कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन है तो दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर आते हैं, यहां पे क्या है, आप इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं हम। यहां पे ये ऐसे है और यहां पे ये ऐसे है। तो अगर आप देखोगे इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे एक H लगा हुआ है, एक OH, और यहां पे क्या लगा हुआ है C2H5, और यहां पे क्या लगा हुआ है, ये इसी कार्बन की बात करें C2H5। तो ये तो दोनों सेम आ गए, ये तो सिमेट्रिकल हो गया मतलब हमारे पास। तो दिस इज, ये कार्बन कायरल नहीं है, ये तो वैसे कायरल नहीं था, ये वैसे कायरल, पर ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, बिकॉज दोनों जो C2H5 C2H5 ग्रुप सेम हो गए हैं इसके पास। सो दिस इज अ कायरल। तीसरे वाला एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो यहां पे अगर आप देखें इसको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन को, एक Br है, एक CH3 है, एक H है, C2H5 है, तो दिस इज कायरल एंड दिस वन इज अकायरल। तो ये भी हो गया जी। अब नेक्स्ट और लास्ट टर्म है हमारे पास, एंड दैट इज रिटेंशन तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि इट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। मैं, अगर आप बुक में देखें, एनसीईआरटी बुक में भी हमारे पास दिया हुआ है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स in an asymmetric center during a chemical reaction. So it is preservation of spatial arrangement. स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, आपको पता ही है, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन कायरल कार्बन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान जो कायरल कार्बन है हमारे पास, उसके अराउंड जो है वो बॉन्ड्स ना ब्रेक हो, तो उसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये है जी हमारे पास एक कंपाउंड, यहां पे ये कायरल कार्बन है। तो अब क्योंकि कायरल कंपाउंड है ये वाला यहां पे, तो दैट मींस कि आइदर इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इट इज लेवो रोटेटरी। सो लेट अस टेक इट इज OH ले लेते हैं यहां पे। दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ol। जब हम इसको रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, हमने किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी,
हीट करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये CH3 और यहाँ पे ये एज इट इज दिखा दिया हमने और इसको भी हमने एज इट इज दिखा दिया, ये CH2। तो बॉन्ड कौन सी ब्रेक हो रही है, ये कायरल वाली बॉन्ड, कायरल कार्बन वाली बॉन्ड तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है रिएक्शन में। और यहाँ पे Cl आ गया हमारे पास, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमने ऐसे लिख दी सारा। तो दिस इज 1-chloro-2-methyl ब्यूटेन। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या हो गया, ये प्लस का हो सकता है, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन इस प्रोडक्ट का चेंज हो सकता है, बट अगेन यहां पे कॉन्फिगरेशन जो हम बोलेंगे रिटेंशन, बिकॉज प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू कायरल कार्बन, यानी इस कायरल कार्बन की बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया है। पर ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट लेवो रोटेटरी हो सकता है रिटेंशन में भी, ठीक है। या हम ये पूछते हैं कि जिस साइड से ये OH ग्रुप निकला उसी जगह पे अगर दूसरा आ जाए हमारे पास सेम साइड में, तो हम बोलेंगे कि रिटेन रहेगी भी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके जो स्केलेटन था या ये इस कार्बन के अराउंड बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, यहाँ पे कायरल कार्बन के आसपास बॉन्ड टूट जाए, तो हम बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी एंड दैट विल कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन और अगली टर्म है इन्वर्जन। शायद ये 9th थी तो हम इसको 10th दे सकते हैं, नंबरिंग आप चेक कीजिएगा। इन्वर्जन, इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रिजर्वेशन ना रहे, नॉन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट, नॉन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू कायरल कार्बन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, वही बॉन्ड टूट जाए, यानी अगर इस तरह की बॉन्ड टूट जाती तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि फिर जो प्रोडक्ट बना उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। सो लेट अस टेक अ एग्जांपल। तीनों केसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। So in order to clarify inversion, retention and racemization, let us take the one example from NCERT। ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये कोई भी Y ग्रुप आ रहा है, मे बी न्यूक्लियोफाइड, और ये X को रिप्लेस कर रहा है। नाउ अब पहला केस कि इफ A इज ओनली प्रोडक्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ A ही बना है हमारे पास, तो आप देख सकते हो कि जिस साइड में ये X लगा हुआ था Y भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ गया। तो हमने क्या बोला, रिटेंशन होगी, क्योंकि बॉन्ड तो इस साइड को कोई फर्क नहीं पड़ा इसको तो इट इज नोन एज रिटेंशन। और दूसरा, इफ B इज द ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान दो यहां पे जो X था हमारे पास वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, पर जो Y ग्रुप आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है। सो इफ B इज द ओनली प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज इन्वर्जन। ऑपोजिट साइड में जाके अटैक हो गया और उसी जो हमारे पास क्या बोलते हैं कायरल कार्बन वाली बॉन्ड है वही रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी। सिंपल वर्ड, अगर कायरल कार्बन वाली बॉन्ड इन्वॉल्व हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑपोजिट साइड में ये आ जाएगा हमारे पास इन्वर्जन। एंड तीसरा कि इफ बोथ A प्लस B, मतलब 50-50 की फॉर्म में बने, ये 50:50 1:1 इक्वल अमाउंट बने, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेसिमिक मिक्सचर। तो दीज आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रेसिमाइजेशन। सो दिस इज नोन एज रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक पॉइंट इसमें हम और ऐड कर लेते हैं जो कि उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड वो होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, which are optically inactive in spite of 2 chiral carbon। हमने बोला था कि अगर एक भी कायरल कार्बन हो जाए तो वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ 2 chiral कार्बन। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पे
दिस इज टार्ट्रिक एसिड। दिस इज टार्ट्रिक एसिड है हमारे पास ये। तो इसमें अगर आप देखिए यहां पे कायरल कार्बन 2 है, तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या है? इनफैक्ट यहां पे एक है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, इनडायरेक्टली हम ये बोलेंगे देयर एग्जिस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो वन पार्ट, जो लाइट को एक पार्ट रोटेट करेगा, वो दूसरा पार्ट उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देगा। मतलब रोटेशन कॉज्ड बाय one part of the molecule will be cancelled by another part of molecule, and as a result the plane of polarized light does not change, hence we call it as optically inactive, and this is called internal compensation. आपको बात याद रखनी, इंटरनल मतलब इंटरनली ही उन्होंने एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर दिया। पर अगर हमने क्या किया कि 50% डी लिया और 50% जो है हमने एल लिया, इक्विमोलर मिक्सचर लिया हमने, तो फिर भी हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, मतलब बाहर से हमने कोई चीज एक्सटर्नली ऐड की उसके एंगल के रोटेशन को कैंसिल करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये हमारी सारी टर्म्स जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमने एक्सप्लेन कर ली है। अब आते हैं जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्सेप्ट, जो मेन टॉपिक था, विच इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं हम नंबर 1 SN2 में। तो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? इन्वर्ट हो जाएगी, वो बैक साइड से अटैक करेगा ऑप्टिकली एक्टिव के केस में हमारे पास, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया, यहां पे ये R1 था, ये R2 है, ये R3 है, और यहां पे हमारे पास ये लगा हुआ है। इस तरह से हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास कि जो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, हम इसको चाहे तो 3D बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने ये, और इसको हमने ऐसे दिखा दिया, और इसको इस तरह से रहने देते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि वो बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, जिस साइड से हैलोजन जो है वो लीव कर रहा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आया हमारे पास, और ये एक ग्रुप हमने R2 दिखा दिया यहां पे, और ये R1। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये बैक साइड से आया, तो इसको हम कई बार वॉल्डन इन्वर्शन भी बोलते हैं, WALDEN, समटाइम वॉल्डन इन्वर्शन। तो सिंपल बात आपने क्या रखनी है कि SN2 में जो कंपाउंड बनेगा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी रेसिमिक, विल बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दूसरी बात जी, SN1 की बात करते हैं। सो SN1 में कि फॉर अगेन, जैसे ऊपर भी हम बात करें कि अगर इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, इन SN1, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट जो बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा हमारे पास, और इसको हम पार्शियली रेसिमाइजेशन नहीं बोलते, 100% नहीं होती, बाद में रीजन के ऊपर आएंगे क्यों नहीं होती। सो पार्शियली रेसिमाइजेशन। तो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड,
ऐसा क्यों होगा, वाई, रीजन क्या है? देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट की वजह से आयनाइजेशन हो जाएगी और ये बन गया जी कार्बोकेटायन। सिंपल वर्ड में मैंने इसको बता दिया, दिस इज कार्बोकेटायन और ये X नेगेटिव निकल गया। अब आपको अगर ध्यान होगा, जो कार्बोकेटायन होता है दैट इज प्लेनर इन शेप, sp2, और वो प्लेनर शेप का होता है। अब जो चीज प्लेन है, अब जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो दोनों साइड से, मतलब फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, टॉप साइड से, बॉटम साइड से इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो जितनी पॉसिबिलिटी इस साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की है उतनी इधर को भी। आप ऐसा समझिएगा कि जैसे ये प्लेन है ना, बोर्ड प्लेन है, अब मुझे इस पॉइंट पे अराइव करना है, तो जितनी पॉसिबिलिटी मेरे पास यहां से इधर को आने पे है, दूसरी साइड से भी इक्वल पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांसेस है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि जो कार्बोकेटायन बना हमारा, दे आर प्लेनर इन शेप। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, यहां पे ये R1, R2, R3, दिस इज कार्बोकेटायन। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर रहा है, तो यहां से भी अटैक करेगा और यहां से भी अटैक करेगा, इक्वल चांसेस है उसके पास। तो हमारे पास यहां पे दो डिफरेंट आइसोमर्स बन जाएंगे, R1, R2, R3, दिस इज द वन आइसोमर, अगर वो इस साइड से अटैक कर रहा है। और इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, R1, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, R1, R2, R3, और ये होगा, दिस इज द सेकेंड आइसोमर। तो इक्वल चांसेस है, थोड़ा सा फर्क है, पर हम बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन 100% नहीं होगी, मे बी 99%, बट अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम इसको 100 ही मान के चल सकते हैं कि जितने चांसेस OH के इस साइड से अटैक करने के, दूसरी साइड से भी इक्वल है। तो समअप करते हैं, आपने याद रखना कि SN2 में अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बट इन केस ऑफ SN1, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन प्लेनर शेप का होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांसेस है दोनों साइड से अटैक करने के, तो हमारे पास दोनों आइसोमर्स बनने की संभावना है। तो हम बोलते हैं कि रेसिमाइजेशन हो जाए, क्योंकि 1 आइसोमर बनेगा, इतने ही चांसेस दूसरे के भी है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस 100% रेसिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।